बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पीआरसी वन में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने हेड्स ऑफ अकाउंट ये स्टार्ट करने थे, ठीक है। हेड्स ऑफ अकाउंट हैं क्या, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम ब्रेक लगाई थी, जिसमें से 5 जो हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनमें नंबर 1 भी मैंने आपको बताया था, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएंगे, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कोर्स में जिनको मैंने बॉक्स लगाया, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनती है, मैंने आपको बताया था, इनकम और एक्सपेंस से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी से। तो 5 हमारे पास अकाउंटिंग हेड होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी। ये 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं। इन 5 अकाउंटिंग हेड्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इनमें से सबसे पहले सबसे कीमती जो हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट है, दैट इज द एसेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेट क्या है, ठीक है जी। इन्हीं 5 अकाउंटिंग हेड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि 20 मार्क्स का हमारे पास एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। नंबर 1, एसेट क्या है। एसेट तब एसेट होगा जब उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। कब एसेट एसेट होगा, ये बात याद रखिएगा। एसेट कब एसेट होगा, जब दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर फाइंड होंगी। एसेट इज कंसीडर्ड टू बी एन एसेट जब ओनरशिप, ओनरशिप प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ये उसमें रिफ्लेक्ट करे, तब एसेट एक एसेट कंसीडर होगा किसी बिजनेस के लिए। मिसाल के तौर पर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर बेचते हैं। तो मैंने फर्नीचर बना के मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो मैंने उसको फर्नीचर के लिए जो वुड कटिंग मशीन खरीदी, वो जो मैंने मशीन खरीदी, जब मशीन खरीदूंगा वो मेरी ओनरशिप में आ जाएगी। मशीन खरीदी, वो मेरी ओनरशिप में आ गई। क्या मशीन मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी? यस। फर्नीचर को, लकड़ी को कटिंग करने में, फर्नीचर को बनाने में वो मुझे मदद कर रही, मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करी। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट जो मेरे ओनरशिप में है और वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट होगा। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी, दैट इज द मशीन। मशीन जो है वो एसेट, दैट इज द कैश। बिजनेस की कैश ओनरशिप में है और कैश फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है वो मेरी ओनरशिप में है और फ्यूचर में बिल्डिंग जो है, फैक्ट्री बिल्डिंग मुझे बेनिफिट दे रही है, वो मेरा एसेट है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यस यस एसेट है हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे ओनरशिप में है लेकिन अब उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल सकता, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल सकता। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी थी, वो मेरी ओनरशिप में है, लेकिन वो गाड़ी जल गई। वो गाड़ी क्या हो गई, जल गई तो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब वो मेरा एसेट नहीं रहा, अब उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर मैं ट्रीट कर लूँगा। उसको क्या करना है इंशाल्लाह लेटर ऑन देखेंगे, पर अब वो एसेट नहीं रहा, क्योंकि अब उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझसे नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एसेट डिस्ट्रॉयड, इसकी एग्जांपल में एसेट डिस्ट्रॉयड हो गया। एसेट डिस्ट्रॉयड हो गया। आगे एक मुश्किल टर्म, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, मैं बोलूँगा तो अभी कंफ्यूज होंगे, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल वो भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाकर इसी बात को दोबारा हाईलाइट कर दूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये एसेट नहीं रहा, एक और एग्जांपल लेते हैं।
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर है लेकिन ऑनरशिप नहीं है, फिर भी एसेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय, वर्कर, क्या वर्कर से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? यस। क्या वो एसेट होगा? नहीं, ऑनरशिप में नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रोलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। एम्प्लॉय कांट बी कंट्रोल्ड, वर्कर कांट बी कंट्रोल्ड। वर्कर को सॉरी वर्कर कैन बी कंट्रोल्ड बट वर्कर कांट बी ओन्ड। उनको ओन नहीं किया जा सकता, उनको अपनी मलकियत नहीं बनाया जा सकता। तो लेबर जो एम्प्लॉयज़ हैं ये ओनरशिप में नहीं आते, ये बिजनेस की ओन में ओनरशिप में नहीं आते। सो दैट वाई ये भी बिजनेस का एसेट नहीं होंगे। क्लियर? होप सो आपको एसेट की डेफिनेशन पता चल गई होगी। तो एसेट के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ओनरशिप और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर एक चीज़ बिजनेस की ओनरशिप में है और वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रही है तो वो बिजनेस का एसेट होगी, अदरवाइज वो बिजनेस का एसेट नहीं बनने वाली। ठीक है, ये एसेट असल में बिजनेस के एहसास से भी होते हैं, बिजनेस के एहसासों को एसेट कहते हैं। फर्दर यहीं से समझा रहा हूँ, एसेट दो तरह का होता है, याद रखिएगा। बिजनेस के पास दो तरह के एसेट्स होते हैं। बिजनेस हैविंग टू टाइप ऑफ एसेट्स। नंबर वन इज कॉल्ड द करंट एसेट एंड द सेकंड वन इज द नॉन करंट एसेट। तो दो तरह के एसेट बिजनेस के पास होंगे, करंट और नॉन करंट। ठीक है जी। तो एसेट क्या है ये मैं बात कर चुका। अब बहुत अच्छा, इतनी मुश्किल से मैंने लाइन लगाई है, ओह आ गया, जिंदा दोबारा हो गया। अच्छा जी, बिजनेस दो तरह के हो गए, एसेट दो तरह का हो गया हमारे पास। एक नॉन करंट एसेट होता है और एक करंट एसेट होता है। एसेट है क्या ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एसेट दो तरह, माशाल्लाह ये क्या डिज़ाइन बनता जा रहा है। चलो अब बन गया तो इसी से हम अब गुजारा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो एसेट दो तरह का, दैट इज दी नंबर वन इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट एंड सेकंड एसेट कॉल्ड द करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या फ़र्क होता है? करंट एसेट वो एसेट नहीं, ऐसा एसेट जो करंट मारे, करंट मारने वाला एसेट नॉन करंट एसेट हो गया। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट इसमें से करंट नहीं गुजरता। ठीक है जी। तो ये नहीं कि कॉमन कॉमन वर्ड, फिजिक्स के वर्ड जो है जनाब अकाउंटिंग में चल रहे हैं। तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का मतलब क्या? नॉन करंट एसेट वो एसेट होगा विच गिव बेनिफिट टू द बिजनेस मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट which gives benefit to the business more than a year, more than 1 year। जो एक साल से ज़्यादा बेनिफिट दें उनको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं, और जो प्रोवाइड बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, प्रोवाइड बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, लेस और इक्वल टू 1 ईयर, लेस और इक्वल टू 1 ईयर, एक साल या एक साल से कम बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो हमारे पास करंट एसेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं करंट एसेट की एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम नॉन करंट एसेट की एग्जांपल की तरफ चलेंगे। करंट एसेट की एग्जांपल्स में हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है, दैट इज़ द कैश। जो कैश होगा ये हमारे पास करंट एसेट होगा। ठीक है, क्यों? कैश जो है वो जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो साल से पहले पहले करवाता है, साल से पहले पहले तक हमें बेनिफिट देता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10,000 रुपये हैं, क्या ये 10,000 पे साल से ज़्यादा तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? ये मैं अभी शाम को खर्च करूँगा तो उसका बेनिफिट मैंने ले लिया। ठीक है जी। तो कैश का जो बेनिफिट होता है ये कम टाइम के लिए होता है। तो कैश इन हैंड, इसी तरह कैश एट बैंक, अगर मेरे पास बैंक में कोई बिजनेस का बैंक में पैसा पड़ा हुआ, आज नहीं कल वो इस्तेमाल हो ही जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारे क्या होते हैं एक्सप्लेन करूँगा, परेशान नहीं होना।
ट्रेड रिसीवेबल्स को डेटर कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को डेटर कहते हैं, और एक हमारे पास अदर रिसीवेबल्स होते हैं, अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स में एडवांसेस आ जाते हैं, अदर रिसीवेबल में हमारे पास कुछ एडवांसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है दैट इज द करंट एसेट, ये हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है जी। कैश इन हैंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैश इन हैंड का मतलब वो पैसे जो बिजनेस के इस वक्त प्रेमिसेस में हैं और उसके ड्रॉ में पड़े हुए हैं। बैंक का मतलब पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री कहते हैं अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स एट ईयर एंड, अनसोल्ड गुड्स एट ईयर एंड, क्योंकि हमने अकाउंटिंग नॉर्मली साल के आखिर में बैठ के करनी होती है सारी, तो साल के आखिर में देखते हैं अनसोल्ड गुड्स, कितनी गुड्स जो ऐसी हैं जो अभी हमने बेची नहीं है। जो गुड्स बेची नहीं है वो क्या है? हमारे पास सारा सारा स्टॉक पड़ा हुआ है या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, या गुड्स कैप्ट, जो गुड्स हमने अभी संभाल के रखी हुई हैं वो हमारा स्टॉक होगा जो भी बिकी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स क्या होते हैं? व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं टू द कस्टमर, तो कस्टमर कहता है यार आज पैसे नहीं है, हफ्ते बाद पैसे दे दूंगा। इसका मतलब हफ्ते बाद वो मुझे पैसे मिलेंगे, यस मुझे पैसे मिलेंगे। अगर हफ्ते बाद मुझे पैसे मिलेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। इसका फर्दर इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर ये बनता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल, अगेंस्ट क्रेडिट सेल, ओके। when business when business sold goods on credit, जब बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स बेची थी तो उसके अगेंस्ट में जो कस्टमर है वो क्या बिजनेस का कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर कहलाएगा, ठीक है। व्हेन बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए से पैसे रिसीव करने हैं फ्यूचर में, तो मिस्टर ए ऑब्वियसली बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये बिजनेस का रिसीवेबल होगा, दैट इज द करंट एसेट। अदर रिसीवेबल एडवांसेस क्या हैं? बिजनेस ने वैसे ही फॉर एग्जांपल बिजनेस ने क्या किया, वैसे ही अगर किसी से पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, बाय गिविंग एनी एक्टिविटी या परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी बिजनेस ने परफॉर्म की है उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है उसने पैसे रिसीव करने हैं, वो रिसीवेबल अदर रिसीवेबल हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस हमारा फर्नीचर का बिजनेस था, फर्नीचर के बिजनेस के साथ वाला हमारे पास छोटा सा एरिया था, तो वो हमने प्लॉट था हमारा हमारा ही था, तो वहाँ पे फर्नीचर बन ही रहा था, तो हमने क्या किया वो किराए पे दे दिया, ठीक है। अब उस प्लॉट का किराया मुझे आ रहा है, तो मैंने कहा भाई किराया दे, उसने कहा भाई 15 दिन बाद दे दूंगा। वो जो किराया है रेंट रिसीवेबल, वो जो रेंट रिसीवेबल होगा, रेंट रिसीवेबल होगा, ये थोड़ी मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं, कोशिश करें एब्जॉर्ब करने की, आगे चल के आपके लिए नहायत आसानी होने वाली है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने फ्यूचर में पढ़नी, मैं आज शुरू में बताता जा रहा हूँ आपको। अगर ये चीज़ें अभी समय लगे, जब ये ओरिजिनल टॉपिक है सर ऐसे भड़का देंगे आप, क्योंकि सर ये तो हमें पहले ही पता है, ये तो हमने शुरू वाली क्लासेस में लफ्ज़ सुन लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कोशिश करें एब्जॉर्ब। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, 100% तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम इसका ओरिजिनल टॉपिक पढ़ेंगे। तो अदर रिसीवेबल एडवांसेस का मतलब क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल कि रेंट रिसीवेबल है, जैसे कि मैंने अपने वो प्लॉट रेंट पे दिया, उसके पैसे आने हैं, तो रेंट रिसीवेबल होगा, फ्यूचर में पैसे आने हैं, तो ये मेरा अदर रिसीवेबल कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल क्या? जो बिजनेस मैं जब भी कहूँगा मैं मीन बिजनेस होगा, क्योंकि मैं पहले वाले लेक्चर में डिसाइड कर चुका हूँ, हमने अकाउंटिंग ऑनर्स की नहीं करनी, हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है जी? बिजनेस की करनी है। तो मैं जब भी कहूँगा मैं मीन बिजनेस। अच्छा जी, अगर बिजनेस ने कोई रेंट रिसीव करना है फ्यूचर में, वो जो रेंट रिसीवेबल होगा वो बिजनेस का क्या होगा? एसेट होगा, और ऐसा वाला एसेट हमारे लिए अदर रिसीवेबल्स कहलाता है। क्लियर? अच्छा जी, बाकी अभी के लिए इतना काफ़ी, भी ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास चंद जो हैं वो करंट एसेट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आ जाए ज़रा नॉन करंट एसेट की लिस्ट पे। नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट 13 नॉन करंट एसेट, ये याद रख लिया, बड़ी कीमती बात बताने लगा हूँ। नॉन करंट एसेट आपकी ज़िंदगी में
इस लेवल पे पीआरसी लेवल में 12 तरह के नॉन करंट एसेट, 12 तरह के नॉन करंट एसेट आएंगे। 13वां आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आने वाला नहीं है, ठीक है? ये 12 ही आएंगे। वो 12 को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। नंबर 1, हर एक का पेयर पेयर बनेगा। लैंड, लैंड, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस बिल्डिंग, ये नॉन करंट एसेट है, 3 साल से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी ये होगी, लैंड, प्रेमिसेस या बिल्डिंग, ठीक है? दूसरी कैटेगरी हो जाएगी प्लांट, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन कर लेते हैं। प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ये सेकंड कैटेगरी होगी हमारे पास। थर्ड कैटेगरी आ जाएगी फर्नीचर की, फिटिंग्स की, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग कर लेते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की 9 ये हो गए। देखिए 3 कैटेगरी ने 9 हमारे नॉन करंट एसेट कवर कर लिए, 3 और रह गए। ये इनके अलग अलग नेचर। एक आ जाएगा व्हीकल, व्हीकल में हर एक तरह की गाड़ी आ जाती है, कार आ जाएगी, वैन आ जाएगी, ट्रक आ जाएगा, जो मर्जी व्हीकल में ले जाए। फिर हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास गुडविल। गुडविल ये वन बाय वन क्या है, इनका हल्का हल्का से एक्सप्लेन कर दो। लैंड कहते हैं खाली ज़मीन को, खाली ज़मीन को, ओपन एरिया को लैंड कहते हैं। प्रेमिसेस कहते हैं अगर मैं उस खाली ज़मीन के ऊपर 4 दीवारी कर लूँ और एक दरवाज़ा लगा लूँ तो ये प्रेमिसेस होती है। जैसे बिल्डिंग की प्रेमिसेस यानी कि बिल्डिंग की 4 दीवारी के अंदर। बिल्डिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड, अगर ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लूँ, कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड, अगर ज़मीन के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लूँ तो वो क्या बन जाती है, वो बिल्डिंग बन जाती है। वो क्या बन जाती है जी, वो बिल्डिंग बन जाती है। प्लांट क्या होता है, बड़ी बड़ी जाइंट मशीनरीज को, बड़े बड़े जाइंट्स मशीनरी को प्लांट कहते हैं। जैसे कि अगर आप शुगर मिल देखें तो शुगर मिल में जो शुगर केन से शुगर बनने का सारा प्रोसेस है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी मिल्स होती हैं, ऑयल रिफाइनरी मिल्स में बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, केरोसिन ऑयल में, डीजल में, पेट्रोल में। तो बड़े बड़े प्लांट को, बड़ी बड़ी मशीनरों को वो प्लांट कहते हैं। तो प्लांट कहते हैं बड़ी मशीन, प्लांट कहते हैं जी बड़ी मशीन, बड़ी मशीन को प्लांट कहते हैं। मशीनरी क्या कहते हैं, एक एवरेज साइज, एवरेज साइज, एवरेज साइज की मशीन को मशीन कहते हैं। जैसे हमारे पास हो गया, ये कह लें कि एम्ब्रॉयडरी मशीन होगी जो एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं। इसी तरह फैक्ट्री में हमारे पास कोई मशीनरी होगी जो बर्तन बना रही है, जो खिलौने बना रही है, ठीक है। फर्नीचर के लिए हमारे पास मशीनरीज आ गई, जो फर्नीचर को बड़े बड़े वुड को कट करी, दैट इज द मशीनरी होगी। और ये जो स्मॉल साइज मशीन होगी, स्मॉल साइज, जो स्मॉल साइज मशीन होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल साइज मशीन को हम इक्विपमेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो मशीनरी होगी, ठीक है, तो एवरेज साइज की जो मशीन होगी, जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रॉयडरी मशीन हो गई, लकड़ी का फर्नीचर जो है वो काटने के लिए हमारे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर वो जो मशीन पड़ी है वो हमारे पास मशीन होगी। इसके अलावा गारमेंट के इंडस्ट्री में हमारे पास मशीनें हैं, वो हमारे पास मशीनरीज होगी, ठीक है। इक्विपमेंट कहते हैं स्मॉल साइज मशीन, स्मॉल साइज मशीन, ये हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं। जैसे कि अगर हम टेलर के पास देखें तो टेलर के पास सीविंग मशीन है, ठीक है, वो सीविंग मशीन है, वो मशीन में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, सिलाई मशीन जो है ये हमारे पास इक्विपमेंट की कैटेगरीज में भी आ जाती है, ये हमारे पास इक्विपमेंट की कैटेगरीज में भी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द फर्नीचर, दैट इज द फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर दैट इज दी, जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस में जो टेबल होगा वो हमारा फर्नीचर कैटेगरीज में, सोफाज हैं वो फर्नीचर की कैटेगरीज में आ जाएगा, जो कि डेकोरेशंस के लिए होते हैं और फॉर एग्जांपल मूवेबल होते हैं, उनको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, दैट इज द फर्नीचर। फिर हमारे पास कैटेगरी आती है, इसकी एग्जांपल में सोफ़ा वगैरह हो गया, सोफ़ा आ गया, ठीक है जी, जी सोफ़ा आ गया। फिक्सचर क्या होता है, अच्छा, फिक्सचर का मतलब होता है दैट इज फिक्स टू द ग्राउंड, फिक्स टू द ग्राउंड,
जो फिक्सचर होगा ये फिक्स टू दी ग्राउंड होगा, फिक्स टू दी ग्राउंड होगा या फिक्स टू दी वॉल्स होगा। जैसे कि टाइल्स हैं, टाइल्स जो हैं बिजनेस में टाइलें लगी हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास नॉन करंट एसेट है, ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह जो अंडरग्राउंड हमारे पास पाइपिंग होगी, पानी की पाइपें जितना है, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारे पास फिक्सचर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा जनाब, नॉन करंट एसेट्स में आएगा, फिटिंग्स में आएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास कोई कबर्ड्स आ गई हैं, ठीक है, जो कबर्ड्स आ गए हैं ये भी फिक्स टू दी वॉल हैं, तो ये हमारे कोई पैलिंग करवा ली हमने, फिक्स टू दी वॉल हैं, तो ये मेरे पास क्या होगी जी, नॉन कट एसेट्स होगी, ठीक है, जो वॉल के साथ जो है फिक्स्ड है। फिर फिटिंग्स होती हैं, अच्छा ये इमूवेबल होती हैं, यानी कि अगर हम बिल्डिंग को छोड़ के जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा वो मैंने लगाई हैं, टाइलें सारी उखाड़ के लेके जाऊँगा। अब अगर उनको उखाड़ेंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे, टाइल्स को पैलिंग को उखाड़ेंगे वो डैमेज हो जाएंगी, ये इमूवेबल होती हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहो ले जाओ, कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन ये खुद तबाह हो जाएंगी। फिटिंग्स क्या होती हैं, दैट्स फिट टू द ग्राउंड, फिट टू द ग्राउंड, ये फिट होती हैं, दैट इज फिट टू द ग्राउंड या फिट टू द वॉल। तो फिटिंग्स जो होती हैं ये फिट टू द वॉल, ये वॉल में फिट होती हैं। जैसे कि आपने एसी फिट करवाया, बिल्डिंग छोड़ के जाएंगे एसी साथ लेके जाएंगे क्योंकि वो फिट था, फिक्स नहीं था। प्रोजेक्टर कोई लगाया हुआ है, फैन लगवाए हुए हैं, ये फिट टू दी सीलिंग है, जाएंगे साथ उतार के लेके जाएंगे। प्रोजेक्टर है, ये फिट टू दी वॉल है, ठीक है, दैट इज दी फिटिंग्स होगी, ये नहीं नॉन करंट एसेट्स होता है। व्हीकल गाड़ियां जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, गुडविल रहेगी एक नई चीज। गुडविल क्या होता है, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज, आपका ब्रांड इमेज क्या है, जो बिजनेस है जितना वो फेमस होगा उतना ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड का मतलब है कि अब उसको हर कोई जानता है, तो वो जो नाम उसने कमाया, वो जो इसने एक पहचान बनाई, उस पहचान के पैसे भी होते हैं, उसको कहते हैं गुडविल। और ये जो गुडविल होगा ये हमारे पास एक वाहिद ऐसा एसेट है जो कि इनटेंजिबल है, इसको कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल का मतलब है जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता और वो ना ही टचेबल होता है, ठीक है, विच कांट सीएबल और टचेबल, ये इंटेंजिबल होता है। इसके अलावा ये जितने भी एसेट हैं ये सारे सारे टेंजिबल्स एसेट हैं, इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये 12 तरह के नॉन करंट एसेट होंगे। तो ये हमारे पास बच्चों सारी एसेट की कैटेगरीज होगी, ये हमने एक्सप्लेन कर दी। बुक पे चलते हैं, ज़रा क्या क्या पढ़ लिया उसको ज़रा जल्दी से हाईलाइट कर दूं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आगे हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एसेट है क्या, इकोनॉमिक रिसोर्स हो और वो कंट्रोल बाय एसेट हो, कंट्रोल बाय एसेट से ज़्यादा वर्ड ओन्ड बाय, कंट्रोल या ओन्ड बाय एसेट हो, सो दैट इज दी एसेट, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब विच गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर, क्या मैंने यहाँ पे लिखा था, हाँ नहीं लिखा था। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है कि फ्यूचर में जिससे फ़ायदा पहुंचे उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मीन एनीथिंग विच गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में जिससे फ़ायदा मिलेगा तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है जो कि फ्यूचर में बेनिफिट देगी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात लिखी हुई है, एसेट इज समथिंग बिजनेस ओन और कंट्रोल एंड इज अवेलेबल और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन, ये बात कर चुका। एसेट दो तरह का होगा, एक करंट एसेट होगा, नॉन करंट एसेट होगा, बात कर चुका। करंट एसेट क्या होगा, जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है यूजली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक या इन्वेंट्री, ये बात कर चुका, सारी एग्जाम्पल दे चुका था। नॉन करंट एसेट में वो जो 12 तरह के एसेट थे वो सारे सारे मैं डिस्कस कर चुका, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो मिस है वहाँ पे ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये हम कर चुका। तो ये हमारे पास एसेट की डेफिनेशन थी और ये बच्चों हमारे पास एसेट की टाइप्स थी, ठीक है। एक लास्ट में एग्जाम टिप पढ़ लेते हैं, ये जितने भी एग्जाम टिप्स लिखे हैं ये सारे के सारे एक के अपने एमसीक्यूज में पूछता है, तो एग्जाम टिप को बहुत क्रिटिकली आप लोगों ने
इवेल्युएट करना है और याद करना है। एग्जाम टिप में एसेट में हमारे पे एक टर्म आती है इमटेरियल आइटम। कहता है इमटेरियल आइटम आर नॉट कंसिडर एज एसेट। कहता है इमटेरियल एसेट को हम एसेट रिकग्नाइज नहीं करते, इवन बेशक इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया, बेशक वो एसेट की क्राइटेरिया पर उतरता भी है, फिर ही हम उसको एसेट कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेन नहीं लेता मैं, पेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता, ठीक है। ये जो पेन है ये एसेट, ये नहीं होगा, इसको हम काटेंगे क्योंकि इंक खत्म हो गई। तो बेशक पेन मेरी ओनरशिप में है, लेकिन आप फ्यूचर बेनिफिट पेन प्रोवाइड नहीं करा, इसको गेम से ऑफ करते हैं। कैलकुलेटर अच्छी एग्जाम्पल है। कैलकुलेटर सालों साल आपको होता है, कैलकुलेटर चलता है। स्टेपलर है, सालों साल चलेगा। डस्टबिन है, सालों साल चलेगी। ये जल्दी तबाह होने वाली चीज़ें नहीं है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें। स्टेपलर कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। क्या कैलकुलेटर बिजनेस की ओनरशिप में है? यस। क्या कैलकुलेटर 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? यस। इसका मतलब कैलकुलेटर एसेट की डेफिनेशन के ऊपर उतरता है, तो फिर हम इसको एसेट क्यों ना माने? ये हमें रोकता है कंसेप्ट। इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, ये इंशाल्लाह सारे पढ़ाऊंगा आपको। हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है मुंह चुप के नहीं होगी। अकाउंटिंग हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पूछ पूछ के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम यह है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है मटीरियलिटी, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है वी विल रिकॉर्ड ओनली मटीरियल आइटम, वी विल रिकॉर्ड ओनली material item in SOFP as a non-current asset। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है हम SOFP में नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, उनको जो मटीरियल है। अब वी विल रिकॉर्ड ओनली मटीरियल आइटम। सवाल ये मटीरियल कौन है? हमने कहा जिनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, हमने कहा जिनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। तो हमने पूछा कि अच्छा मटेरियल को रिकॉर्ड करना तो बता तो दो मटेरियल कौन है। तो हमने कहा बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। मटेरियल में जिनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो। तो फिर हमने कहा बाकियों का क्या करना है, जिनकी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। उसने कहा कि जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है उनको आप एज अ नॉन करंट एसेट ले जाओ, और जो हैं इनसिग्निफिकेंट और जो हैं इन सिग्निफिकेंट उनको सन्ड्री एक्सपेंस में ले जाओ, उनको सन्ड्री एक्सपेंस में एज एन एक्सपेंस के तौर पर ले जाओ, उनको एक्सपेंस ट्रीट कर लो। मान लो कैलकुलेटर 2000 रुपए का। अब जहां पर किताबों में नॉन करंट एसेट किताबों में लाखों करोड़ों का आ रहा है, करोड़ों के एसेट्स आ रहे हैं, लाखों के एसेट्स आ रहे हैं, मिलियंस बिलियंस के एसेट आ रहे हैं, वहां पे एक 2000 का नन्ना मुन्ना कैलकुलेटर भी आ रहा है। अब बताएं 2000 नन्हे मुन्ने की कैलकुलेटर की क्या हैसियत है मिलियंस ऑफ रुपीस के आगे। तो उसने कहा यार 2000 को, और अगली बात हमने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन। 2000 के एसेट जहां पे एक एक एसेट की डेप्रिसिएशन ही 5-5 लाख आ रही हो, और वहां पे 2000 के एसेट की क्या वैल्यू। तो इसलिए कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है भाई मटीरियल आइटम को नॉन करंट एसेट में ले जाओ, जो इमटीरियल आइटम है उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले जाओ। ठीक है नी? तो ये रीजन थी इसकी, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। एवरी एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है। हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन हर एक इकोनॉमिक रिसोर्स, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट। हर एक जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वह हमारा एसेट नहीं है। एग्जाम्पल इसकी, पहली एग्जाम्पल एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय आपका एसेट नहीं है, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में नहीं होता। एम्प्लॉय इज नॉट योर एसेट, ठीक है। दूसरा, आपने रेंट अ कार, अपने रेंट अ कार, गाड़ी रेंट पे लिया है, हाँ गाड़ी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, पर वो जो कार है वो आपकी ओनरशिप में नहीं है। तो देखें, कार और एम्प्लॉय बिल्कुल ये इकोनॉमिक बेनिफिट तो देते हैं, पर ये आपकी ओनरशिप में नहीं है, सो दैट में ये दोनों आपकी एसेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास था एसेट। होप सो एसेट क्या है ये आपको समझ लगी होगी। लाइबिलिटी, एसेट थोड़ा सा लेंथी था, लाइबिलिटी उसके कंपैरेटिवली आसान है। लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बिजनेस। लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बिजनेस। ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है। ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन क्यों बनती है? बिजनेस के ओज क्यों बनते हैं? बिजनेस ने कुछ ना कुछ पास में एक एक्टिविटी की होती है, उस एक्टिविटी के बदले में ये बिजनेस के ओज बनते हैं, ठीक है। बिजनेस की ऑब्लिगेशंस बनती हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। ये सारे सारे जो बिजनेस के ओज होंगे, सो बिजनेस ओज, बिजनेस ओज, बिजनेस ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी क्या है? ये बिजनेस के ओज हैं, OWES, ओज, उसको ऑब्लिगेशंस कहते हैं। और बिजनेस के ओज ऑब्लिगेशन क्यों बने? ऑब्वियसली बिजनेस ने कोई ना कोई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसके बदले में ये उसके ओज बने। मिसाल के तौर पर बिजनेस ने कर्जा ले लिया बैंक से, कर्जा वापस करना है, ये बिजनेस के ओज होंगे, बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक नॉन करंट, जिस तरह हमने करंट एसेट पढ़े ना, इस तरह लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है? सो लाइबिलिटी बिजनेस की ओज हैं, और ये क्यों बने? क्योंकि ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स, हो सकता है कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हुआ हो, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हुआ हो, किसको? बिजनेस को, बाय थर्ड पार्टी ने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस को ट्रांसफर किया हो, ठीक है। अ लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी इज टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स टू बिजनेस, बिजनेस को कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हुआ हो बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की तरह से। जैसे बिजनेस ने उधार में चीजें खरीदी, बेची भी थी ना, बिजनेस ने उधार पे चीजें खरीदी। जब बिजनेस उधार पे चीजें खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का बिजनेस था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर था, रॉ मटेरियल, मैंने लकड़ियाँ खरीदनी थी, तो मैंने लकड़ियाँ खरीद ली, मैंने कहा यार पेमेंट 1 महीने बाद करूँगा। तो ये जो 1 महीने बाद मैंने इकोनॉमिक रिसोर्स ले लिया, लकड़ियाँ ले ली, वुड्स ले ली, पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ, ये जो 1 महीने बाद जो मैं पेमेंट करूँगा, क्या मैं खुशियाँ मनाऊंगा या एक लाइबिलिटी फील करूँगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करूँगा, एक ओज फील करूँगा? यार वो लकड़ियाँ तो ले ली, वुड तो ले लिया, यार पेमेंट भी करनी है यार, एक टेंशन वाला माहौल हो गया, पेमेंट भी करनी है यार। तो ये लाइबिलिटी बनेगी, लकड़ियाँ ले ली, इकोनॉमिक रिसोर्स ले लिया, बदले में आप क्या करने, पैसे देने हैं, सो दैट्स माई लाइबिलिटी, ये मेरा एसेट नहीं बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इन सिंपल वर्ड लाइबिलिटी इज समथिंग ओड बाय बिजनेस टू समवन एल्स। ये बिजनेस के ओज होते हैं जो कि हमने दूसरों को पे करने होते हैं, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं ताकि हम वो ऑब्लिगेशन पे कर सके। फिर लाइबिलिटी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी वो होगी एसेट वाला क्राइटेरिया, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस विद इन 12 मंथ मीन विद इन 1 ईयर, वन और लेस देन 1 ईयर, तो 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से पहले करंट लाइबिलिटी होती है। एग्जाम्पल में क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर को ट्रेड पेबल भी कहते हैं। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल एक ही चीज के दो नाम है। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल कब आते हैं? व्हेन बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट, या व्हेन बिजनेस परचेजेस क्रेडिट गुड्स, जब बिजनेस गुड्स खरीदता है ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिटर ट्रेड पेबल क्या?
क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस। जब बिजनेस गुड्स खरीदेगा ऑन क्रेडिट, सो परचेज गुड्स बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिख लेते हैं। सो परचेज गुड्स, सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट इंग्लिश में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस। जब बिजनेस जो है वो कुछ चीजें परचेज करेगा उधार पे, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर बी, मिस्टर बी, तो बिजनेस ने मिस्टर बी से उधार पे चीजें खरीदी, तो मिस्टर बी अब बिजनेस का क्या लगेगा, मिस्टर बी बिजनेस का क्रेडिटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने मिस्टर बी को पैसे देने हैं। बिजनेस का क्रेडिटर मीन बिजनेस से पैसे देने हैं, बिजनेस का डेटर मीन बिजनेस से इस बंदे से पैसे लेने हैं, डेटर मीन किसी बंदे से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मीन किसी बंदे को पैसे देने हैं। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएशन रखिएगा। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से लोन ले लिया, और ये जो अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल की एग्जांपल ये है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट पेएबल है, ठीक है, अकाउंट पेएबल को अदर पेएबल भी कहते हैं। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये है कि बिजनेस ने बिजली इस्तेमाल की, महीने का बिल आ गया, अब महीने का बिल पेएबल है, 10 दिनों बाद पे करना है, तो ये अक्रूड एक्सपेंस हो गया, ठीक है जी। बिजनेस ने एम्प्लॉय से काम लिया पूरा महीना, अब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो सैलरी पेएबल होगी, बिजली का बिल पेएबल होगा। बिजनेस ने इंटरेस्ट लिया, लोन लिया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पड़ा, तो इंटरेस्ट पेएबल है। ये सारे हमारे पास करंट लाइबिलिटी होंगी, क्योंकि सारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी साल के अंदर अंदर। कोई 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, कोई हफ्ते बाद, कोई महीने बाद, कोई 3 महीने बाद। फिर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी आता है। नॉन करंट लाइबिलिटी ये वो लाइबिलिटी होती है जो 1 साल से ज़्यादा रहे, और इसकी एग्जांपल नॉर्मली एक ही इसकी एग्जांपल होती है। लॉन्ग टर्म लोन, 5 साल के लिए लोन ले लिया, 1.5 साल के लिए, बस साल से ऊपर टप जाए, बस साल से ऊपर हमने लोन ले लिया, इसकी एग्जांपल ये है। तो ये हमारे पास हमने एसेट पढ़ लिया और लाइबिलिटी पढ़ ली। एसेट और लाइबिलिटी दो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब इन दोनों को हम ज़रा जल्दी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में करना क्या है जनाब, आइडेंटिफाई कर लो फॉलोइंग आइटम, या तो वह एसेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा। वीडियो को यहीं पे पॉज करें, इंसानों की तरह खुद से रिकग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें कि एसेट कौन है, लाइबिलिटी कौन। सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी सिर्फ ये करें, फर्दर अभी उनकी टाइप्स आइडेंटिफाई ना करें, ठीक है। करना चाहें तो कर लें, ठीक है, पहले हेड्स आइडेंटिफाई कर लें, फिर फर्दर उनकी जो है टाइप्स भी रिकग्नाइज कर लें, ठीक है। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि वेरीफाई कर लें। लोन टू अनदर बिजनेस, याद रखिएगा ये लोन टू अनदर बिजनेस, ये लोन रिसीव फ्रॉम अनदर बिजनेस नहीं है, लोन टू अनदर बिजनेस, यानी कि किसी और बिजनेस को लोन दे रहे, तो पैसे फ्यूचर में रिसीव करने होंगे ना, तो ये हमारे पास बनेगा एसेट, ये बनेगा एसेट। जब लोन की बात आएगी तो यहाँ से टाइम साथ बताएगा, टाइम, अगर टाइम साल से कम है तो ये लोन बन जाएगा करंट एसेट, टाइम साल से ज़्यादा है नॉन करंट एसेट बन जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, और ये जो लाइबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट वाली, ये साल से पहले पहले तक चुकानी होती है, इसलिए इसके साथ टाइम ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट टाइम ही करंट लाइबिलिटी है। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है हमने बैंक से एक फैसिलिटी ली है, बैंक जब भी हमारा अकाउंट खाली हो जाए तो अपनी तरफ से मुझे 50,000 रुपये का लोन दे देना फ़ौरन, जैसे मेरा अकाउंट ज़ीरो होगा, यू हैव टू डिपॉजिट 50,000 रुपी इन माई अकाउंट, ठीक है। तो और वो मैं क्या कर दूंगा विद इन दी वीक, जैसे मेरी कोई पेमेंट आएगी या विद इन 10 डेज या विद इन अ मंथ, तो मैं वो क्या करूँगा 50,000 रुपये आपको दे दूंगा, और बैंक उसके ऊपर क्या करता है समटाइम्स से इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, सर्विस चार्जेस चार्ज करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमने हफ्ते के अंदर अंदर, 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर हम चुका देते हैं, वो लंबा अरसा नहीं चलता, तो दैट्स एक्स्ट्रा टाइम जरूरत नहीं है, करंट लाइबिलिटी है। फिक्सचर एंड फिटिंग आपको पता विदाउट रिकग्निशन ही ये हमारे पास एसेट है, और फिक्सचर एंड फिटिंग कौन सा एसेट है, ये हमें पता है नॉन करंट एसेट है, तो ये मेरे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट आ गया। कंप्यूटर एसेट है, पर कौन से वाला जानते हैं, नॉन करंट एसेट है। वी ओ आ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बॉट, हमने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री मीन गुड्स खरीदी
वी ओ, वी मीन हम होंगे, हम मीन ऑनर नहीं, बिजनेस मीन बिजनेस ओ आ, बिजनेस ओस टू सप्लायर, तो बिजनेस ने सप्लायर को पेबल है, पैसे पे करने हैं, तो ये हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी बनेगी। कौन सी लाइबिलिटी बनेगी, सप्लायर को पैसे साल बाद नहीं देने, हफ्ते बाद देने, महीने बाद, या मैक्सिमम हमारे पास उधार का टाइम होता है 3 महीने, 90 दिनों का उधार का टाइम होता है, तो दैट इज दी करंट लाइबिलिटी। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, हमने वेयर हाउस को खरीदा, तो वेयर हाउस क्या है जी, मेरा नॉन करंट एसेट आ गया। मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट आ गया। प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट आ गया। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है जिसको हम अदर रिसीवेबल मैंने आपको कहा था, तो ये मेरा एसेट होगा, और एसेट कौन सा होगा, ये हमारा होगा करंट एसेट, ये हमारा होगा जी करंट एसेट होगा, ठीक है नी। तो इसको लिख लेते हैं ग्रीन कलर से, करंट एसेट। इन्वेंट्री करंट एसेट। अकाउंट पेबल, आपको पता अकाउंट पेबल हमने चुकाना होता है 3 महीने के अंदर अंदर, तो लेस देन 1 ईयर होगा, पेबल है, लाइबिलिटी है, कौन सी, करंट लाइबिलिटी। तो मैं लाइबिलिटी के साथ उसकी फर्दर टाइप्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओइंग टू बिजनेस, ओइंग टू बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस है ना, बिजनेस ओइंग टू बैंक, बिजनेस ने बैंक को क्या करने हैं, पैसे पे करने हैं, ठीक है। ओइंग टू बैंक, तो अगर ओइंग है टू बैंक है तो टाइम का होना ज़रूरी है, टाइम का होना ज़रूरी है, साल से कम करंट, साल से ज़्यादा नॉन करंट, तो इसको मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसको फ़िलहाल हम लिखेंगे, टाइम का मसला आ गया तो फिर फ़िलहाल मैं लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। सो दैट्स दी बिजनेस लाइबिलिटी, क्योंकि टाइम का नहीं पता ना, ये लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड, आज है शाम को ख़त्म हो जाएगा, यूज़ कर लेंगे, करंट एसेट, करंट एसेट। कैश इन, वो किधर गया, ये नहीं आएगा इधर, ये नीचे आएगा, ये करंट एसेट इधर आएगा। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के यूज के लिए दोस्त से लोन लिया, तो दोस्त को लोन वापस भी करना है, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, तो ये हो जाएगा अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल है, करंट लाइबिलिटी है। मशीनरी नॉन करंट एसेट, तो ये मेरे पास नॉन करंट एसेट हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से रिकग्नाइज कर लिया एसेट्स को भी, फर्दर उसकी टाइप्स को भी, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे फर्दर के लैंड एंड बिल्डिंग एलिमेंट के लिहाज से आपने देखना है क्या, और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट के लिहाज से देखना है कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है। क्लासिफिकेशन में देखना है कि वो एसेट में करंट है या नॉन करंट है, ये मैं अभी ऊपर प्रैक्टिस करवा कर आया, ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे सोल्यूशन अवेलेबल है, पहले खुद से कीजिएगा, फिर सोल्यूशन से टैली कीजिएगा अपनी वर्किंग। तो ये बच्चों हमने पढ़ लिया, हमने सॉल्व कर लिया जी, एसेट सीख लिया, और आज हमने लाइबिलिटी सीख लिया, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जनाब, दैट इज अवर इनकम। इनकम क्या है, ठीक है, बस ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इनकम दो तरह की होती है, एक को हम रेवेन्यू कहेंगे और एक को हम अदर इनकम कहेंगे, ठीक है। जैसे एसेट दो तरह का, करंट नॉन करंट, लाइबिलिटी दो तरह की, करंट नॉन करंट, इस तरह इनकम दो तरह की होती है। सो इनकम दो तरह की होती है, ठीक है। पहले वाले को हम कहेंगे रेवेन्यू और दूसरे वाले को कहेंगे अदर इनकम। तो इनकम दो तरह की होगी हमारे पास। अच्छा जी, तो इनकम दो तरह की हमारे पास आ गई। नंबर वन इज दी रेवेन्यू, नंबर वन इज दी रेवेन्यू। रेवेन्यू को सेल भी कहते हैं और इसको टर्नओवर भी कहते हैं। ये इसके एक ही चीज के तीन नाम हैं। और एक इनकम को कहते हैं अदर इनकम, अदर इनकम। ये हमारे पास अदर इनकम आ गई। रेवेन्यू सेल टर्नओवर, ये कौन सी इनकम होती है,
ऐसी इनकम जो हम अर्न करते हैं बाय परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। ओके, इनकम अर्न बाय परफॉर्मिंग मेन बिजनेस एक्टिविटी और इनकम कमिंग फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। इनकम अर्न बाय परफॉर्मिंग मेन बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो हमारी ऑर्डिनरी मेन बिजनेस एक्टिविटी मीन जो हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है, वहां से जो पैसे कमाएंगे वो हमारी रेवेन्यू या सेल कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमारा फर्नीचर बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? फर्नीचर बिजनेस है। हालांकि फर्नीचर आपको पता है नॉन करंट एसेट होता है, लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है और मैं क्या करूंगा, सेल फर्नीचर, मैंने फर्नीचर को सेल किया तो ये मेरी सेल कहलाएगी, यानी कि ये मेरा रेवेन्यू इनकम कहलाएगी, ये मेरी रेवेन्यू इनकम कहलाएगी, सेल इनकम कहलाएगी। क्योंकि मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी फर्नीचर बेचना है, तो फर्नीचर बेच के जो पैसे कमाऊंगा वो मेरी सेल कहलाएगी। मेरा आइसक्रीम बिजनेस है, आइसक्रीम बेचकर जो पैसे कमाऊंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। मेरा गारमेंट बिजनेस है, कपड़े बेचकर जो बिजनेस कमाऊंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियां बेचकर जो पैसे कमाऊंगा वो मेरा सेल रेवेन्यू होगा। होप से बात समझ लगी होगी। अदर इनकम क्या है? इनकम अर्नड अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी। इनकम अर्नड जो हमने इनकम कमाई इनकम अर्नड विदाउट मेन बिजनेस एक्टिविटी। चल भी स्टार्ट हो जा। ठीक है जी। इनकम अर्नड जो हमने इनकम कमाई विदाउट परफॉर्मिंग मेन बिजनेस एक्टिविटी। इनकम अर्नड विदाउट मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जो हमने इनकम कमाई, मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर बेचना। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर बेचना। टू सेल फर्नीचर, मेन बिजनेस एक्टिविटी हमारे पास क्या है इस केस में? टू सेल फर्नीचर। मेरा फर्नीचर शॉप है तो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी फर्नीचर बेचना है। क्लियर हो गया? मैंने क्या था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्क्रैप का माल पड़ा हुआ था, कुछ स्क्रैप में लकड़ियां पड़ी हुई थी, स्क्रैप वुड थी। वो स्क्रैप वुड जो है वो मैंने आगे सेल कर दी। स्क्रैप वुड को जब मैंने सेल किया, वहां से पैसे, वहां से पैसे रिसीव किए, वो पैसे मेरी अदर इनकम कहलाएगी क्योंकि मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मेरे पास जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की जो साथ एक मेरे पास वेयर हाउस था, वो वेयर हाउस विला पड़ा हुआ था और मैंने किसी और बिजनेस को रेंट पे दे दिया, वहां से रेंटल इनकम आ गई। तो रेंटल इनकम मेरी इनकम है, पैसे आ रहे हैं पर मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रहे, तो ये मेरी क्या होगी? अदर इनकम होगी। बिजनेस के पास पैसे पड़े हुए थे, बिजनेस ने बैंक में ये रखवाए, वहां से बिजनेस को इंटरेस्ट इनकम आई। बिजनेस ने बैंक में पैसे रखवाए, उस पैसों पे बिजनेस को प्रॉफिट मिला, वो बिजनेस की इंटरेस्ट इनकम आई। क्या ये जो इनकम आई मेन बिजनेस एक्टिविटी से आई? नहीं। इनकम अर्न विदाउट इनकम अर्न अदर देन विदाउट इतना अच्छा वर्ड नहीं है। इनकम अर्न अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कहीं से भी पैसा आए वो हमारी बिजनेस की अदर इनकम होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेवेन्यू दो तरह का हो गया, इनकम दो तरह की होगी। एक रेवेन्यू सेल जो कि मेन बिजनेस एक्टिविटी से पैसे आ रहे हैं, और एक मेन बिजनेस के अलावा कहीं से पैसे है वो अदर इनकम में जाएगा।
मेन मेन बिजनेस, बस ये याद रखें, मेन बिजनेस से पैसे आ रहे हैं तो वो सेल है और रेवेन्यू है, और अदर देन मेन बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं वो अदर इनकम है। क्लियर? और ये दोनों के दोनों हजरात इनकम इनकम हो, बेशक वो रेवेन्यू से आए, बेशक वो अदर इनकम से आए, ये दोनों के दोनों हमारे कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ये इंशाल्लाह भी मैं कैपिटल पढ़ाऊंगा, तो कैपिटल में ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो इनकम जो है, ये दोनों इनकम जो है, इनकम बेशक रेवेन्यू से हो या अदर से हो, ये दोनों के दोनों मिलके इंक्रीज कैपिटल, ये कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं छोटे छोटे दर्जों में। ब्रॉडर टर्म में इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है कैपिटल से। तो इनकम जो है ये हमारे कैपिटल को, इक्विटी को इंक्रीज करती है। होता क्या इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। और इनकम हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है? इनकम हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो इनकम के इंक्रीज होने के दो सोर्सेज भी हैं। अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो जाए, एसेट इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब इनकम इंक्रीज होगी। एसेट का इंक्रीज होना इनकम का इंक्रीज होना होता है। या दूसरा ये लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, ये इनकम का इंक्रीज होना होता है। लाइबिलिटी कम होगी तो खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा तो एक तरह की इनकम ही है हमारी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेवेन्यू था। जल्दी से अब ज़रा बुक से पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। इनकम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है, एक कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या? इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी मीन मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। जैसे कि सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगर हम मैन्युफैक्चर गुड्स बेच रहे हैं, जैसे कि डॉलर्स वाले फ्रिज बेच रहे हैं, डॉलर्स वाले एसी बेच रहे हैं, ये उनका मेन बिजनेस एक्टिविटी है। डॉलर्स डॉलर्स वाले आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो ये आइसक्रीम उसकी अदर इनकम होगी, मेन बिजनेस नहीं है। ठीक है। डॉलर्स वाले रेंटल रेंटल इनकम रिसीव करें तो उनकी अदर इनकम है, मेन नहीं है। होंडा वाले गाड़ियां बेचकर, बाइक्स बेच के इनकम ले रहे हैं। बजट पेंट वाले पेंट बेचकर, ये उनकी सेल होगी। ठीक है। और अगर सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है तो जो जैसे कॉलेज है वो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसे ले रहा है, ये उनकी सेल होगी, ये उनकी रेवेन्यू होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कॉलेज है उसने एक्सेस पैसे बैंक में रखवाए हैं, वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो ये उसकी अदर इनकम होगी। ठीक है जी। फिर अदर इनकम क्या है जी? अदर इनकम क्या है जी? अदर इनकम, इनकम अराइजेस अदर देन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी मीन मेन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम मैंने बता दिया। एग्जाम्पटिव कीमती बात, एग्जाम्पटिव कीमती बात, ऑल इनकम और नॉट रेवेन्यू। सारी इनकम रेवेन्यू नहीं होती, सारी इनकम रेवेन्यू नहीं होती, सारी इनकम रेवेन्यू नहीं होती। रेवेन्यू वही बनेगा जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से आएगा। लेकिन ऑल रेवेन्यू और इनकम, सारी रेवेन्यू इनकम लाजमी है। बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनकम ही है। फिर इनकम अराइजेस फ्रॉम, इनकम कहाँ से आता है? इनकम कम्स फ्रॉम, इनकम कहाँ से आता है? इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट ज़्यादा हो जाए तो इनकम ज़्यादा हो जाती है, और लाइबिलिटी कम हो जाए तो भी इनकम ज़्यादा हो जाती है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी, और इससे क्या होगा? हमारी इक्विटी ज़्यादा होगी, यानी कि इनकम जो है ये हमारी इक्विटी को इंक्रीज करती है। ठीक है। और इनकम से अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, जो इनकम जो है, इनकम जो है ये एसेट के इंक्रीज होने से आएगी, लाइबिलिटी के डिक्रीज होना भी इनकम है। ठीक है। और ये इक्विटी को इंक्रीज करेगी। अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर के अलावा, ये जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, आगे कंप्लीट लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर टू बिजनेस, टू बिजनेस, एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर टूवर्ड्स बिजनेस, तो ये बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। तो ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल होगा। ठीक है। जो कि नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेंस के बाद कैपिटल की कैटेगरी में निकल जाएंगे। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। जो पढ़ाया इस सारे को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा सो थ्रू माय व्हाट्सएप जो कॉलेज के ग्रुप है उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, सो इंशाल्लाह विल स्टार्ट दी
एक्सपेंस एक्सपेंस क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपेंस। ठीक है, इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।